नमस्कार। मैं दीपक कुमार मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीपक में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो के अंदर हमारी जो +1 की पॉलिटिकल साइंस की बुक है भारत का संविधान, उसका चैप्टर नंबर 4 कार्यपालिका, उसका ये लेक्चर नंबर 3 है। तो जैसा कि हमने लास्ट में लेक्चर के अंदर डिस्कशन किया कि किस तरीके से कार्यपालिका जो विभाजन है उसको अपनाया गया है। वहाँ संसदीय अर्धसंघात अध्यक्षात्मक और अध्यक्षात्मक जो स्थिति है वो अलग अलग पॉलिसी के ऊपर निर्भर है, वो करती है। क्योंकि जब हम सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित प्रणाली की बात करते हैं तो संसदीय और अर्ध अध्यक्षात्मक जो प्रणाली को अपनाया जाता है, और इसी के अंतर्गत अगर एक व्यक्ति के नेतृत्व पर अगर बात की जाती है तो अध्यक्षात्मक जो प्रणाली है वो अपनाई जाती है। और इसी के अंतर्गत भारत के अंदर संसदीय कार्यपालिका का जो गठन है वो किया गया है, और जिसके अंतर्गत 1919 और 1935 का जो अधिनियम है वो काफ़ी कारगर साबित है, वो हो सकता है। तो इसी के अंतर्गत हमारा आज का जो ये वीडियो लेक्चर है वो हमारी सारी जो शक्तियाँ अपनाई गई है वो राष्ट्रपति के सुपुर्द वो की गई है। तो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि राष्ट्रपति के पास कौन सी शक्तियाँ और उनकी स्थिति है वो किस तरीके से अपनाई जाती है। क्योंकि जब इलेक्शन की बात जब आई थी तो हमने देखा था कि जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो एकल संक्रमणीय मत के सिद्धांत के अनुसार और निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार का जो गठन है वो किया जाता है। यानी कि राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष तरीके से चुनाव होता है, जिसमें चुने हुए सदस्यों के द्वारा, राज्य के चुने हुए सदस्यों द्वारा उनका चुनाव है वो किया जाता है। तो आज की वीडियो के अंदर हम राष्ट्रपति का चुनाव, उसकी स्थिति और उनकी शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे और किस तरीके से इनका गठन है वो किया जाता है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आप पहले ही पढ़ चुके हैं, राष्ट्रपति सरकार का औपचारिक प्रधान है वो होता है। यानी कि पूर्ण रूप से अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति सरकार का पूर्ण रूप से औपचारिक प्रधान है वो माना गया। सारी शक्तियां राष्ट्रपति के नाम है वो दी गई हैं, लेकिन उनका संसदीय प्रणाली के तहत उनका प्रयोग है वो किनके द्वारा किया जाता है? प्रधानमंत्री के द्वारा उनका प्रयोग है वो किया जाता है। उससे औपचारिक रूप से बहुत सी कार्यकारी, विधायी, कानूनी तथा पाक शक्तियाँ प्राप्त है। संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति वास्तव में इन शक्तियों का प्रयोग मंत्री परिषद की सलाह पर ही करता है। इन सभी का जो प्रयोग करने की स्थिति है वो संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रपति का प्रयोग मंत्री परिषद की सलाह पर ही करता है, जब उसे लिखित में ये व्यवस्था अपनाने के लिए कहा जाता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है और वे वास्तविक कार्यकारी, अधिकतर मामले में राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह वो माननी पड़ती है। जो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होते हैं उनको लोकसभा के अंदर बहुमत प्राप्त होता है और वो चुनने के बाद, इलेक्टेड होने के बाद सरकार है वो बनाते हैं। तो अधिकतर मामलों में राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की जो सलाह है वो माननी पड़ती है, और मानने के बाद ही उनका जो प्रावधान है वो उल्लेख किया गया है। अगर किसी बात के लिए अगर उनको रिव्यू के लिए अगर भेज दिया जाता है तो जब दोबारा उनके पास ये रिट भेजी जाती है तो उनको उस स्थिति के अंतर्गत उस कार्य का गठन है वो किया जाता है। अब आ जाता है हमारे राष्ट्रपति के पास कौन से विशेष अधिकार है, किस स्थिति के अंतर्गत उनको ये अधिकार है वो दिए गए हैं। इन बातों की चर्चा के बाद क्या हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किसी भी परिस्थितियों में राष्ट्रपति की कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है। यह गलत मूल्यांकन होगा। संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति के सभी महत्वपूर्ण मुद्दों तथा मंत्रिपरिषद की कार्रवाई के बारे में सूचना करने का अधिकार है वो दिया गया। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये अधिकार माना जा सकता है कि वैसे अगर देखा जाता है कि किस परिस्थितियों के माध्यम के द्वारा राष्ट्रपति को विशेष अधिकार है वो दिए गए होते हैं और उनका मूल्यांकन किस तरीके से किया जाता है। तो बड़ा अटपटा सा ये लगता है, लेकिन सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर अगर देखा जाता है तो उसको सूचना का अधिकार के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने का अधिकार ये दिया गया, जिसके माध्यम के द्वारा वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की जितनी भी कार्रवाई होती है उनके बारे में सूचना के द्वारा उनका जो अधिकार प्राप्त करने का अधिकार है, सूचना उसको प्राप्त है वो कर सकते हैं। यानी कि उसको सभी की सभी सूचनाएं उनको प्राप्त है वो होनी चाहिए।
प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति द्वारा मांगी सभी सूचनाएं उसे दे। राष्ट्रपति पर प्रधानमंत्री को पत्र लिखता है और देश की समस्याओं पर अपने विचार व्यक्त करता है। यानी कि प्रधानमंत्री का भी ये कर्तव्य है कि जो सूचनाएं मांगी गई है राष्ट्रपति के द्वारा वो उन्हें प्रदान करे, और देश की और राष्ट्रपति द्वारा जो भी समस्याओं के प्रति, देश की समस्याओं के प्रति जो विचार व्यक्त किया जाता है, जो पत्र लिखे जाते हैं, उन पर विचार करने का अधिकार है प्रधानमंत्री को होता है। यानी कि वो उन स्थिति के ऊपर उन पर ध्यान दें। इसके अतिरिक्त कम से कम 3 तथा नवस्वरूप राष्ट्रपति अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग करता है। प्रथम, जैसा कि आप पहले ही देख चुके, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को लौटा सकता है, उसे अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है। ऐसा करने में राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करता है। जब राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि सलाह कुछ गलती है या कानूनी रूप से कुछ कमियां हैं या फैसला देश के हित में नहीं है, तो वह मंत्रिपरिषद से अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है। यदि मंत्रिपरिषद पुनर्विचार के बाद उसे वही सलाह दोबारा दे सकती है और तब तो राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बाध्य भी होगा। तथापि राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार का आग्रह अपने आप में काफ़ी मायने रखता है। यह एक तरीका है जिससे राष्ट्रपति अपने विवेक के आधार पर अपनी शक्तियों का प्रयोग है वो करता है। यानी कि मुख्य तौर पे अगर देखा जाता है कि ये उसका सबसे महत्वपूर्ण अधिकार होता है कि जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की कोई भी किसी विषय से संबंधित जो सलाह होती है उसे सलाह करने के लिए दे सकते हैं। उसके हस्ताक्षर कि जब तक कोई भी कानून या नियम होता है उसके ऊपर आपके जब तक राष्ट्रपति का साइन नहीं हो जाती है, उसकी सलाह के बिना उसको जो पास है वो नहीं करवाया जाता। लेकिन अगर दोबारा लौटा देता है, यानी कि एक बार भेजने के बाद मंत्रिपरिषद ने कोई अगर विचार अगर राष्ट्रपति के पास भेजा है तो उनको वापस लौटा सकता है, इसलिए कि इसमें कुछ कमियां रह गई है या ये जो कानून या नियम बनाए गए वो राष्ट्र के हित में नहीं है, या कुछ इसमें कुछ कानूनों का उल्लेख है वो नहीं किया गया। लेकिन वो मंत्रिपरिषद को इस निर्णय के ऊपर पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है, और मंत्रिपरिषद अगर दोबारा उस विचार के ऊपर या उस सलाह के ऊपर दोबारा विचार कर सकती है या ना भी करे, अगर उसको दोबारा भेज देती है तो राष्ट्रपति को उसके ऊपर हस्ताक्षर वो करने पड़ते हैं। तो इस तरीके से अगर ये देखा जाता है तो कई बार कुछ कानूनों का उल्लेख है वो रह जाता है, जब तक उसको रिव्यू के लिए दोबारा भेजा जाता है। तो उसके माध्यम के द्वारा ये विवेक का जो अधिकार है सबसे इम्पोर्टेंट राष्ट्रपति का माना जा सकता है। दूसरा हमारा ये है कि दूसरे राष्ट्रपति के पास वीटो की शक्ति होती है, जिससे वह संसद द्वारा पारित विधेयकों पर स्वीकृति देने में विलम्ब कर सकता है या स्वीकृति देने से मना कर सकता है। संसद द्वारा पारित प्रत्येक विधेयक को कानून बनने से पूर्व राष्ट्रपति की स्वीकृति भेजा जाता है, राष्ट्रपति संसद को लौटा सकता है। यानी कि वीटो की शक्ति होती है जब किसी कानून या कानून के उल्लेख के माध्यम के द्वारा उसका निर्णय अंतर्गत है वो लौटा लिया जाता है। कि अगर वह संसद के पास विधेयकों को छोड़कर कोई भी स्वीकृति के लिए अगर भेजा जाता है तो उसे विलम्ब कर सकता है या उसे स्वीकृति देने से मना कर सकता है, क्योंकि जब तक कोई भी विधेयक है वो राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर नहीं हो जाता, उसकी स्वीकृति के लिए हस्ताक्षर नहीं हो जाता, तब तक वो विधेयक कानून है वो नहीं बन सकता। तो राष्ट्रपति को उसको वापस भी लौटा सकता है और अपनी मनमानी तरीके से उसको रख भी सकता है। लेकिन ये स्थिति उसको राष्ट्रपति के लिए कम समय के लिए निर्धारित है वो की जाती है, अल्पकाल के लिए उसको निर्धारित है वो की जाती है। देखते हैं कैसे। और उसे उस पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है। वीटो की यह शक्ति सीमित है क्योंकि संसद उसी विधेयक को दोबारा पारित कर दे और राष्ट्रपति की बाज भेज दे तो राष्ट्रपति को उस पर अपनी स्वीकृति देनी पड़ती है। लेकिन संविधान में राष्ट्रपति के लिए ऐसी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की है जिसके अंदर ही उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए उठाना पड़े। इसका अर्थ यह होगा राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को बिना किसी समय सीमा के अपने पास लंबित रख सकता है। उससे राष्ट्रपति के औपचारिक रूप से अपने वीटो को प्रभावी ढंग से प्रयोग करने का अवसर वो मिल जाता है। इसे कई बार पॉकेट वीटो भी कहा जाता है। दूसरा, उस विधेयक को पास करने के लिए राष्ट्रपति के पास जो समय सीमा है वो कहीं भी संविधान के अंतर्गत निर्धारित है वो नहीं की है। कितने समय सीमा के अंदर उस विधेयक को हस्ताक्षर करने के लिए वापस भेजने के लिए वो जरूरी हो। तो इस तरीके से अगर वो चाहे तो राष्ट्रपति उस विधेयक को काफ़ी समय तक लंबित वो रख सकता है। जब तक वो वापस नहीं भेजा जाता तब तक उसे राष्ट्रपति या मंत्रिपरिषद के लिए उसे लागू नहीं करवाया जा सकता। तो इस तरीके से उस विधेयक के माध्यम के द्वारा ये कहा जा सकता है कि उसे पॉकेट वीटो कहा जा सकता है। पॉकेट वीटो का मतलब ये हुआ बच्चों कि जब तक उस
राष्ट्रपति के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, वो अपने पास इसे कितने भी समय सीमा के अंदर रख सकता है, यानी कि पॉकेट में डाल सकता है। क्योंकि जो पॉकेट में डाली, मतलब पॉकेट में रखने का मतलब ये कि जब जब हमने कोई चीज़ पॉकेट में रख ली तब तक वो हमारी है, वो रह सकते हैं। तो इस तरीके से ये प्रभावी ढंग से कारगर साबित है, वो हो सकता है। तीसरा प्रकार का विशेषाधिकार कौन सा है? तीसरे प्रकार का विशेषाधिकार राजनीतिक परिस्थितियों के कारण पैदा होता है। औपचारिक रूप से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्ति करता है। सामान्यतः अपनी संसदीय व्यवस्था में लोकसभा के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति किया जाता है, इसलिए उसकी नियुक्ति में राष्ट्रपति के विशेषाधिकार का कोई प्रश्न ही नहीं। लेकिन उस परिस्थिति की कल्पना करें जिसमें चुनाव के बाद किसी भी नेता को लोकसभा में बहुमत प्राप्त न हो। इसके अतिरिक्त यह भी सोचें कि यदि गठबंधन बनाने के प्रयासों के बाद भी 2 या 2-3 नेता यह दावा करें कि लोकसभा में बहुमत प्राप्त है तो क्या करें? तब राष्ट्रपति को यह निर्णय करना होता है कि वह किस व्यक्ति की प्रधानमंत्री नियुक्ति करे। इस परिस्थिति में राष्ट्रपति को अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग कर यह निर्णय लेना होता है कि किस से बहुमत का समर्थन पर्याप्त है और कौन सरकार बना सकता है और कौन सरकार चला सकता है। 1989 के बाद से प्रमुख राजनीतिक परिवर्तनों के कारण राष्ट्रपति का पद का महत्व बहुत बढ़ गया है। यानी कि तीसरा विशेषाधिकार वो माना जाता है जिसके माध्यम के द्वारा वो परिस्थितियां पैदा हो जाए जिसके माध्यम से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्तियां वो करता है, यानी कि जिस व्यक्ति पर्सन को स्पष्ट बहुमत प्राप्त होने की वजह से ही राष्ट्रपति द्वारा उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त वो किया जाता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि किस व्यक्ति को, अगर ये स्थिति के माध्यम के द्वारा ऐसी स्थिति आ जाए जिनके द्वारा किसी एक व्यक्ति को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो और एक से ज़्यादा व्यक्ति वो दावेदार हों किसी पार्टी के लिए या सरकार बनाने के द्वारा, यानी कि अलग अलग पार्टियों के द्वारा 3 से 1 से ज़्यादा व्यक्ति पार्टी सरकार बनाने के लिए अपना दावा पेश करे, तो राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है भी किस व्यक्ति को वो प्रधानमंत्री बनने के लिए या बहुमत साबित करने के लिए कह सकते हैं, और जो व्यक्ति बहुमत साबित कर दे वो सरकार को बना सकता है। तो इस तरीके से ये जो विशेष अधिकार है प्रमुख रूप से निर्णय लेने के लिए कारगर साबित हो सकता है भी वो राष्ट्रपति द्वारा किसी भी व्यक्ति को, एक से ज़्यादा व्यक्ति को जब स्पष्ट बहुमत ना हो तो किसी भी व्यक्ति को बहुमत साबित करने के लिए, वैसे अकॉर्डिंग तो रूल तो यही है कि जिस व्यक्ति के पास ज़्यादा बहुमत है या ज़्यादा सीटें लेकर आए उसी व्यक्ति को पहले आमंत्रित है वो किया जाए। लेकिन कई बार इन परिस्थितियों के माध्यम के द्वारा भी राष्ट्रपति द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्ति की गई है या बुलाया गया जिसको अन्य व्यक्तियों की तुलना में कम सीटें प्राप्त है वो हुई हो, तो ये एक जो विवेकपूर्ण जो अधिकार है उनका माना जा सकता है। 1989 से 1998 तक हुए 4 संसदीय चुनाव में किसी भी एक दल या दलीय गठबंधन लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। इन परिस्थितियों की मांग थी कि राष्ट्रपति हस्तक्षेप करके या तो सरकार का गठबंधन कराए या फिर प्रधानमंत्री या लोकसभा में बहुमत सिद्ध न कर पाने के बाद उसकी सलाह पर लोकसभा भंग कर दे। कोमल है तो 1989 से लेकर 1999 तक 4 इलेक्शन हुए थे जिसके माध्यम के द्वारा किसी भी दलीय को सरकार बनाने, किसी भी दल के व्यक्ति को सरकार ना बनाने की वजह से ही राष्ट्रपति द्वारा जो चुनाव है वो करवाए गए थे। यानी कि जब एक परिस्थितियों के माध्यम के द्वारा जब चुनाव है या इलेक्शन एक व्यक्ति के द्वारा नहीं सरकार बना सकता तो किसी दूसरे व्यक्ति को कह सकता है, अगर कोई दूसरे व्यक्ति सरकार ना बनाए तो किसी तीसरे व्यक्ति को कह सकता है। इस तरीके से अगर कोई भी व्यक्ति सरकार ना बना पाए तो वो लोकसभा को भंग करने के बाद दोबारा चुनाव करने की जो सलाह है वो राष्ट्रपति द्वारा उसको भंग करने के बाद अनाउंस है वो करवा सकता है। अतः यह कहा जा सकता है कि राष्ट्रपति का विशेषाधिकार राजनीतिक परिस्थितियों पर आधारित होता है। जब सरकार स्थायी न हो तो गठबंधन सरकार सत्ता में हो तो तब राष्ट्रपति का हस्तक्षेप की संभावना बढ़ जाती है। यानी कि जब स्थायित्व की भावना ना हो, यानी कि जब सरकार बनाने के लिए किसी भी तरीके से स्थायित्व की भावना ना हो और गठबंधन की सरकार भी ना बन रही हो तब राष्ट्रपति द्वारा हस्तक्षेप की संभावना वो अधिक मात्रा में बढ़ सकती है। राष्ट्रपति मुख्यतः एक औपचारिक शक्ति वाला पद और वह राष्ट्रपति का अलंकारिक प्रधान है। ऐसे में आप प्रश्न पूछ सकते हैं कि तब हमें राष्ट्रपति की क्या आवश्यकता है। संसदीय व्यवस्था में मंत्रिपरिषद विधायिका में बहुमत के समर्थन पर निर्भर करता है। इसका अर्थ यह है कि मंत्रिपरिषद को कभी भी हटाया जा सकता है और तब उसकी जगह एक नई मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करनी पड़ती है। ऐसी परिस्थिति में एक ऐसे राष्ट्र प्रमुख की जरूरत पड़ती है जिसका कार्यकाल स्थायी हो, जिसके बाद प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने की शक्ति और जो सांकेतिक रूप से पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर सके।
सामान्यतः परिस्थितियों में राष्ट्रपति की यही भूमिका है, लेकिन जब किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता तब राष्ट्रपति पर निर्णय लेने और देश की सरकार चलाने के लिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति की अतिरिक्त जिम्मेवारी होती है। अब ये प्रश्न उठता है कि जब मंत्रिपरिषद की जो औपचारिक रूप से सलाह की अगर बात की जाती है तो उस पर थोपा जाता है, तो तब राष्ट्रपति की जरूरत क्या है कि मान लीजिए कि राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की अपना विश्वास है, वो बहुमत है, वो लोकसभा में खो बैठा है और कोई भी सरकार कार्यकाल करने के लिए, कार्यप्रणाली को अपनाने के लिए आगे अब वो नहीं आ रही है, या कोई भी सरकार जब देश के अंदर ना हो, तब किस राज्य प्रमुख के द्वारा सरकार चलाने के लिए या सरकार को या देश को स्थायित्व है वो प्रदान है वो किया जा सकता है। क्योंकि जब हमारे देश के अंदर प्रमुख रूप से देखा जाता है किसी भी तरीके से मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री जब कार्यप्रणाली ना करे तो राष्ट्रपति द्वारा ही देश का शासन है वो चलाया जाता है। तो इसलिए सबसे ज़रूरी ये हो जाता है किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करना जो सामान्य परिस्थितियों की तुलना में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। क्योंकि सामान्य परिस्थितियों के द्वारा ही जब मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री कार्य कर रहे हैं तब तो वो ठीक है। अगर वो कार्यप्रणाली नहीं कर रही है, मंत्रिपरिषद कार्यप्रणाली नहीं कर रही है, प्रधानमंत्री कार्यप्रणाली नहीं कर रहे हैं, कार्य नहीं कर रहे हैं, तब किस व्यक्ति के द्वारा देश का शासन है वो चलाया जा सकता है। तब इस राष्ट्रपति पद के द्वारा ही देश का शासन है वो चलाया जाता है और उसके भलाई के लिए जो निर्णय वो लिए जाते हैं। तो सबसे ज़रूरी जो कार्यप्रणाली है उसमें राष्ट्रपति द्वारा इसकी भूमिका वो निभाई जा सकती है। तो बच्चों ये था हमारा आज का वीडियो, आज के वीडियो लेक्चर बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। लेकिन जाने से पहले आपके लिए एक अनाउंसमेंट है, क्योंकि सीबीएसई ने कुछ आपका 30% सिलेबस है वो रिड्यूस कर दिया गया है इंटरनल और एक्सटर्नल एनुअल एग्जामिनेशन के लिए, और उसके माध्यम के द्वारा उसी के अकॉर्डिंग आपका जो सिलेबस है वो रहेगा। तो कुछ चेंजिंग की गई, वो आपको मैं PDF भेज दूँगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि चाहे ये सिलेबस कम कर दिया हो, लेकिन आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग तब तक नहीं बन पाएगी जब तक आप इंटायर स्टेबल सिलेबस को नहीं पढ़ पाते हो। तो बच्चों आपका पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जिसके माध्यम के द्वारा आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग है वो आगे जो रेलिवेंट टॉपिक है, आपके संबंधित टॉपिक है, उनको आप कर पाओगे। तो जब तक ये सिलेबस को नहीं पढ़ पाओगे अच्छे तरीके से, आप बेटर तरीके से अंडरस्टैंडिंग है वो नहीं कर पाओगे। तो इसलिए ज़रूरी है बच्चों आपकी कि पूरा का पूरा सिलेबस है वो किया जाए और उसी के माध्यम के द्वारा आप उसकी समझ विकसित कर पाओगे। हाँ, ये ज़रूर है कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जब बैठो तो उससे पहले आप जो रिवीजन है वो सिर्फ उतने ही टॉपिक की रिवीजन करो जितना सीबीएसई ने निर्धारित है वो किया गया है एग्ज़ाम के लिए। तो ये था मेरी तरफ से, लेकिन मेरा ये मानना है कि आपको पूरा का पूरा सिलेबस जो एनसीईआरटी की बुक में दिया गया है उसको पढ़ना आपके लिए ज़रूरी है। तो आज का वीडियो बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में एक नई वीडियो के साथ। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ एंड बी पॉजिटिव।